हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है गौरव जोशी और मैं हूं आपका एजुकेटर फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th स्टैंडर्ड। और ये है आपका केमिस्ट्री का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल पार्ट, जिसमें कि हम बेसिक्स पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब ये जो बेसिक्स हैं ये आपके 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है वो एक तरीके से आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। इसमें आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में 14th चैप्टर दैट इज़ आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर आपको पढ़ना होता है। अब इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और आज वैसा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज़ IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर वैसे तो बहुत बड़ा है, बट आज हम इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए रूल्स कौन से यूज़ करते हैं, और ये रूल्स को अप्लाई करके हम आज कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स का आज IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने का ट्राई करेंगे। जिनको नहीं पता कि IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो इसका मतलब कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे, उसको नाम कैसे लिखना है ये डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, और अलग अलग कंपाउंड को रूल्स के हिसाब से हमको नाम लिखना होता है। इसी को IUPAC नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव जोशी, मैं हूं आपका एजुकेटर और मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया है फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का HSC_गौरव जोशी। उसके अलावा आप अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि अनअकैडमी की जो ऐप है, जो ऑनलाइन ऐप है, आप उस पर जाके फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करके एंटायर सिलेबस आप बहुत ही बेटर एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको घर पे बैठे बैठे आपके सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में आप घर पे बैठकर अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार देख सकते हैं। और जो लेक्चर्स ख़त्म हो चुके हैं, जो कि आप लाइव नहीं देख पाए, आप उनका रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये कोर्सेज आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है कि आप अपने कैटेगरी के जितने चाहें उतने लेक्चर्स आप देख पाएंगे। सारे टॉप एजुकेटर्स होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। रेगुलर आंसर राइटिंग सेशंस, उसके अलावा प्रैक्टिस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन चलते रहते हैं। पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको मेंटर्स मिल जाएंगे जो कि आपके सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हर लेक्चर के बाद आप जो भी PPT आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप वो लेक्चर के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज़, ये कुछ बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए। और बैच कोर्सेज से आप एक साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एक बैच में आप सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं। उनका टाइमिंग आपके हिसाब से शेड्यूल्ड होता है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही सस्ता है। आप बहुत ही अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहो तो 1 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, आप चाहो तो 24 महीने, दैट इज 2 साल के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हैं और आपके पास अभी लगभग 2 साल का टाइम है, तो आप चाहो तो 18 मंथ्स का या 24 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि 11th और 12th आपका दोनों उसमें कवर हो जाएगा। ऐसे अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपके हिसाब से, अगर आप 12th में हैं तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उनका प्राइजेस यहाँ पर दिया हुआ है। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, GJ Sir Live। ये जो रेफरल कोड है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन बच्चा लोग, करेंटली अनअकैडमी पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, जिससे कि आप अगर 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक, दैट इज़ 27 जून से लेके 30 जून तक अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको अनअकैडमी पर मेरे रेफरल कोड से, दैट इज़ GJ Sir Live, ये जो मेरा रेफरल कोड है, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो इससे आपको 10 की जगह 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके पास रेफरल पॉइंट्स हैं तो आप उससे भी अपना थोड़ा बहुत और डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको प्राइसिंग में आप कितना सेव करेंगे और आपका अभी 20% ऑफर के बाद आपको कितना प्राइस पड़ेगा 24 मंथ या 18 मंथ या 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन का, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी चॉइस और अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए, आज का कार्यक्रम हमारा जो है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, वो हम शुरू करते हैं। यस, तो बच्चे लोग, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स आते होंगे। जैसे कि कार्बन के बारे में आपको पता होगा कि भाई कार्बन क्या होता है, उसके बैलेंसी कितनी होती है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो नहीं भी पता तो मैं बता दूं कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है।
जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन्स के साथ या दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मतलब इन कंपाउंड्स की खास बात क्या होगी कि इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने मिलेगा। ऐसे आपको कुछ कंपाउंड्स, कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी आपको याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। अभी हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर सारे हैलोजन्स भी आ जाते हैं। हैलोजन यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब के सब एक ही बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ऐसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है। ये वैलेंसी जानने का रीज़न ये है कि आप जो भी कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे उसमें जो भी कंपाउंड बनता है या जो भी आप कंपाउंड को पढ़ते हैं वो सब कंपाउंड का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपके एलिमेंट्स की उसमें वैलेंसी कितनी है। जैसे कि अगर आपके पास एक कार्बन है तो इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन होके ये कंपाउंड बनेगा CH4। ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कार्बन की वैलेंसी 4 थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी। अब इसी कार्बन में अगर 2 ऑक्सीजन, मान लो एक ऑक्सीजन आ जाए तो अभी एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और कार्बन की 4 होती है। बाकी बचे 2 कार्बन के बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बना सकता है। तो अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। मतलब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये डिपेंड करता है कि उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है और वो आपस में कितनी बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें तो थोड़ा वैलेंसीज को याद कर लें, कुछ बेसिक एलिमेंट्स की वैलेंसीज को याद कर लें जो कि मैंने यहाँ पर बताई हुई है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे सल्फर आएगा, उसके अलावा और भी कुछ जैसे कि सोडियम, लिथियम, ये मेटालिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। वो हम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आगे हमारा सिलेबस बढ़ेगा। अब एक बार हमने कार्बन और ये सब बेसिक सीख लिया, इसके बाद में आपको कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मतलब मैं कंपाउंड्स को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ। तो रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं कंपाउंड का। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में हम कार्बन, हाइड्रोजन जो भी होगा उस कंपाउंड में हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के दूसरे भी तरीके होते हैं, जिसमें कि हम कंडेंस्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर को हम कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसको बार बार मैं कार्बन और 4 बॉन्ड दिखाने की जगह इसको मैं CH4 ऐसा लिख दूंगा, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया भाई, कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। अब ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो मेनली हम स्ट्रक्चर या तो कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कंपाउंड्स को। इसके अलावा कुछ केसेस में हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला में बस हम कार्बन का या तो कोई दूसरा एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट, उनके सिर्फ बॉन्ड्स को शो करते हैं। जैसे अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है बॉन्ड लाइन फार्मूला तो आपको पता होगा कि अगर 4 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है तो इसमें 3 बॉन्ड है कार्बन के, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे, बट हम हाइड्रोजन का बॉन्ड शो नहीं करते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाए होंगे, हम सिर्फ एक कार्बन वाले बॉन्ड शो करेंगे। तो 3 बॉन्ड है तो 1 2 3, ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि जब आप कंपाउंड को बनाएंगे या कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर आपको कंपाउंड रिप्रेजेंट करके दिया होगा, या तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में, या तो कंडेंस फॉर्म में। तो आपको कंपाउंड को समझ में आना चाहिए कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। इसके अलावा और आपको बेसिक कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि कंपाउंड में एल्केन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स हम किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन किसको कहा जाता है, और हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस, दैट इज एल्काइंस हम किसको कहते हैं। तो एल्केन्स मतलब जब कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो हम उसको एल्केन कहते हैं। जैसे अगर कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो ये एल्केन नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही एल्कीन कब होगा, जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन में, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो तो उसको एल्कीन नहीं कहेंगे। जब कार्बन कार्बन में कोई एक डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं पे भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम एल्कीन कहेंगे। एल्कीन की क्राइटेरिया ये है कि इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम ज़्यादातर एक ही डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। एल्काइन कौन हो जाएगा, एल्काइन वो हो जाएगा जिसमें कि कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए। मतलब जितना भी बड़ा कंपाउंड हो कार्बन का, उसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो हम उसको एल्काइन करके क्लासीफाई करेंगे। अब आपको दूसरी
एल्केन एल्कीन एल्काइन के बाद आपको जो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स मतलब क्या होता है? देखिए, फंक्शनल ग्रुप्स एक तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, या तो एक एलिमेंट भी हो सकता है जैसे कि हैलोजन, एक एलिमेंट भी हो सकता है, या तो वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट जैसे कि OH, OH 2 एटम हो गए, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये एलिमेंट एक एलिमेंट भी हो सकता है या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन में से जो भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा उस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि आपके पास मीथेन है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, बस इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये एलिमेंट या ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो अब ये मीथेन था, अब ये क्या बन गया, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया OH। अब ये OH क्या है, OH है फंक्शनल ग्रुप। ये इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपके जो पूरा कंपाउंड था, जैसे ये था मीथेन, मीथेन क्या था, एल्केन था। अब इसमें जब एक हाइड्रोजन हटा के उधर OH आ गया, अब ये एल्केन नहीं है, अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या करता है, पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है और उसमें अपनी प्रॉपर्टी डाल देता है। अगर यहाँ पर मैंने ये हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर अगर मैंने एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा दिया होता, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये कंपाउंड एल्केन नहीं है, अब इसके अंदर एल्डिहाइड ने अपनी फंक्शनल ग्रुप डाल के अपनी प्रॉपर्टीज़ डाल दी हैं, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हो जाएंगी, एल्डिहाइड्स जैसी हो जाएंगी। अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एक तरीके का कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो प्रॉपर्टीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। बट अभी फिलहाल के लिए हम नाम याद रखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में CHO आ जाए तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी का कायापलट कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हैं तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में अराउंड 23 फंक्शनल ग्रुप्स मिल जाएंगे, 23 फंक्शनल ग्रुप। अब हम ये सारे 23 फंक्शनल ग्रुप्स को ट्राई करेंगे याद करने का। इसमें आपको एल्केन एल्किन एल्काइन साइनाइड एल्डिहाइड अमाइन अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन साइनाइड, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, अराउंड 23 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब इसमें से कुछ बेसिक हैं जो अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप याद रख लो, क्योंकि ये ज़्यादातर रिपीट होकर आते रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस बहुत ही कॉमन कंपाउंड्स हैं। हैलोजेंस यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजेंस कहते हैं। तो ये हैलोजन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड आपको बहुत मिलेंगे। फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा भाई, OH आपको देखने मिलेगा, OH कंपाउंड में आ गया, मतलब वो अल्कोहल है। फिर आता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको कंपाउंड में CHO देखने मिलेगा। अब इसको कई बार, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, मतलब कंडेंस फॉर्म हो गया, इसको कई बार C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में, इसमें हम सारे बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। ऐसा आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। COOH में C डबल बॉन्ड O होगा और OH होगा स्ट्रक्चर। फिर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा अमाइड। अमाइड में होगा C डबल बॉन्ड O, CONH2, मतलब C डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड के जैसा ही होता है एक अमाइन। अमाइन में CO नहीं होता है, सिर्फ NH2 होता है। इसके अलावा आपको देखने मिल जाएगा कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, इसके ये साइड में भी कार्बन हो सकता है, इसके ये साइड में भी कार्बन हो सकता है। फिर आपको देखने मिल जाएगा ईथर। ईथर में सेंटर में ऑक्सीजन होता है और उसके दोनों साइड में कार्बन का चेन हो सकता है। फिर आपको देखने मिलेगा एस्टर। एस्टर में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, इसके और ये साइड, दोनों साइड में कार्बन का चेन हो सकता है, कुछ भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और भी है, ये भी मैं बोलूँगा स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट इतना याद रखेंगे तो भी बहुत है। ये कुछ ज़्यादातर दिखने वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा एक और साइनाइड भी याद कर लो, साइनाइड भी बहुत कॉमन है। साइनाइड में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसा आपको देखने मिलेगा। इसको शॉर्ट में कई बार CN भी लिख देते हैं, CN कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स को आपको याद करना है, इन फंक्शनल ग्रुप्स को आपको याद करना है। अब आते हैं अगली चीज़ पे, दैट इज अल्काइल ग्रुप्स। अगली चीज़ क्या है, अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है,
फंक्शनल ग्रुप जैसे होता है वैसे अल्काइल ग्रुप भी होता है, अल्काइल भी बोलते हैं हम इसको। अल्काइल मतलब होता है एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो वो बन जाता है अल्काइल। इसका मतलब अगर आपके पास एक एल्केन है और उसमें आपको अगर फंक्शनल ग्रुप को डालना है तो आप क्या करोगे, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो वो क्या बन जाएगा, अब अल्काइल बन जाएगा। हाँ जी सर, बन जाएगा। अब इसके साथ में आप क्या लगा दोगे, आपका फंक्शनल ग्रुप लगा दोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास मीथेन था, मीथेन में से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, हटा दो। तो अब ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा तो अब ये क्या बचा, CH3 बचा। पहले ये क्या था, CH4 था। इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो अब ये CH3 हो गया। लेकिन इस CH3 में कार्बन का अभी भी एक बॉन्ड बाकी है, दिख रहा है ये वाला। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कुछ तो फंक्शनल ग्रुप X आ जाएगा, तो ये बन गया X। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं, जनरली हम कहते हैं अल्काइल। अब ये सिंस मीथेन से बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथाइल। मान लो अगर आपके पास इथेन होता, CH3 बॉन्ड CH3, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या बचेगा, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या लगेगा, अब आपका फंक्शनल ग्रुप लगेगा कुछ भी एक। तो ये जो ग्रुप हो गया इसमें क्या है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो गया। एल्केन कौन सा था, ये इथेन था। अब यहाँ पर क्या बचा, एक हाइड्रोजन कम, तो ये अल्काइल बन जाएगा। अल्काइल यानी हम इसको कहेंगे इथाइल। अब ये फंक्शनल ग्रुप इधर इथाइल, इथाइल यानी आपका अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप मतलब होता है एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उसको हम बोल देते हैं अल्काइल ग्रुप। पर चलो, जो भी कंपाउंड होता है वो अल्काइल ग्रुप के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि आपका अल्काइल ग्रुप कौन सा है और आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अल्काइल ग्रुप में क्या डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप में डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। उसके हिसाब से आप किसी भी कार्बन का, किसी भी कंपाउंड का आप नाम लिखेंगे। जैसे कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 बॉन्ड Br। अब अगर आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखोगे कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये देखो ये आपका अल्काइल ग्रुप है ये। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, उसमें कार्बन होता है। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें आपका जो भी अलग एटम होगा, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रेजेंट होगा। इन दोनों का साथ में मिलके आपका बनेगा IUPAC नेम। इन दोनों को साथ में मिला के हम बनाएंगे IUPAC का उसका नाम, IUPAC। IUPAC के साथ साथ एक और टाइप का नाम होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन नेम। जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। अब ये कॉमन नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम जैसे कि आपका पेट नेम, घर पे आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम शायद कुछ लिखा हो, जैसे मेरा नाम गौरव लिखा है डॉक्यूमेंट्स में, बट आपके घर पे आपको ज़रूरत है ना गौरव नाम से बुलाएंगे, आपको हो सकता है कोई कॉमन नेम, कोई पेट नेम से बुलाते हो। अब वो पेट नेम कोई लॉजिक से थोड़ी ना रखा जाता है, ऐसे ही रख देते हैं किसी भी नाम से। जैसे आप अगर मोटे हो तो आपको शायद घर पे मोटू बुलाते हो, यस। अगर आप बहुत गोरे हो तो आपको घर पे कुछ गोरा या वाइटी ऐसा कुछ तो बुलाएंगे। तो ये कॉमन नेम्स जो होते हैं इनका कोई लॉजिक नहीं होता, ये कोई लॉजिक से नहीं रखते हैं, ऐसे ही रफली रखा जाता है। अब ज़्यादातर कॉमन नेम्स के पीछे कोई लॉजिक होता है, कुछ कॉमन नेम्स के पीछे लॉजिक नहीं होता है, वो कुछ रेलेवेंट चीज़ से, जैसे कि अगर कोई एंट बाइट में मिलता है तो हम उसका नाम फॉर्मिक रख देते हैं, क्योंकि फॉर्मिका इज़ द नेम फॉर एंट इन ग्रीक। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी होती है, और बहुत सारे कॉमन नेम्स को हम लोग डिराइव करके लिखते हैं। अब ये कॉमन नेम को कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये IUPAC को कैसे लिखा जाता है, ये दोनों चीज़ हम पढ़ेंगे। मेन फोकस हमारा IUPAC पे होगा, लेकिन हम कॉमन नेम भी साथ में सीखेंगे कि किसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स के साथ में। एल्केन्स, सबसे पहला नाम लिखेंगे हम किसका, एल्केन्स का। देखिए एल्केन्स का जो नाम होता है उनके नाम में दो नाम आते हैं, दो पार्ट से उसका नाम बनता है। जैसे आपका नाम भी अगर होगा तो आपका नाम भी दो पार्ट से बनता है। एक होता है आपका फर्स्ट नेम, एक होता है आपका फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम है गौरव, फर्स्ट नेम। और एक होता है आपका फैमिली नेम, मतलब आपका सर नेम, जोशी। जैसे मेरा फैमिली नेम है जोशी, तो फैमिली नेम जो होता है वो पूरी फैमिली में सबका कॉमन होता है। तो एल्केन फैमिली में क्या होता है कॉमन, कि भाई उन सब में कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है बस। तो जो कंपाउंड जहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता होगा वो एल्केन फैमिली में आ जाएंगे। अब एल्केन की खास बात क्या होती है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वगैरह नहीं आ सकते।
इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होगा और कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये एल्केन्स क्या है बेसिकली, एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कि कार्बन क्या करता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन मेक्स अ सिंगल बॉन्ड। अब मैं ये सब ऐसा अज्यूम करता हूँ कि एल्केन क्या होता है, ये सब आप 10th स्टैंडर्ड से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यस, फिर भी मैं आपको रफली मतलब शॉर्ट में बताने का ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके, ताकि हम मेन टॉपिक पे आ सकें, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है आज का। तो जो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। और उनकी खास बात है कि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इनके नाम में पहला पार्ट ऑफ द नेम है वो इनका फर्स्ट नेम होता है, और सेकंड पार्ट ऑफ द नेम इनका फैमिली नेम होता है। फैमिली नेम सबका कॉमन होगा, तो मैं बता देता हूँ, फैमिली नेम होगा ANE। ये ANE कहाँ से आया भाई, एल्केन के लास्ट में ANE होता है, इसलिए हम ANE डाल देंगे। जो उसका फर्स्ट नेम होगा, मतलब स्टार्टिंग नेम होगा, वो हर एक एल्केन का डिफरेंट होगा। डिपेंड किस पे करेगा, वो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो उसका स्टार्टिंग नेम हो जाएगा मिथ। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन है तो उसका स्टार्टिंग नेम हो जाएगा इथ, फर्स्ट नेम हो जाएगा इथ। तो ऑब्वियसली बात है उसका लास्ट नेम क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि वो एल्केन है। इथ एन, क्योंकि वो एल्केन है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन है तो उसका स्टार्टिंग नेम हो जाएगा प्रोप, और उसका लास्ट नेम हो जाएगा एन, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन में एल्केन है। ऐसे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए हम पेंट यूज़ करेंगे, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, यहाँ लिख देता हूँ ऑक्ट, नॉन और डेक। तो जब भी हम एल्केन का नाम लिखेंगे बच्चा लोग, एल्केन का नाम में 2 पार्ट आते हैं। एल्केन के नाम में 2 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट इस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे, और सेकंड पार्ट डिपेंड करेगा कि वो एल्केन है, इसलिए एन आएगा। तो ऐसे अलग अलग एल्केन का नाम लिखने का ट्राई करते हैं। जैसे पहले CH3, CH2, CH3। देखो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, तो स्टार्टिंग वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोप। और सिंस सबके साथ देखो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन्स में आपस में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, प्रोपेन। सेकंड CH3, CH2, CH2, CH3। ये देखो अब ये क्या बन गया, 4 कार्बन वाला तो ब्यूट, और एल्केन है तो एन। अब ये सब आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ऐसा सपोज ज़्यादा आता होगा कि प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला, जिसमें कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं। कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे, हम इसमें डाल देंगे, साइड में भी एक चेन डाल देंगे। जैसे कि अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ये देखो, अब इसमें 5 कार्बन है, लेकिन 5 के 5 कार्बन क्या स्ट्रेट चेन में है क्या, नहीं, ये सब किस में आ गए, अब ब्रांच में आ गए। किसमें आ गए, ब्रांच में। अब यहाँ से आपका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप सबसे पहला रूल जो पढ़ेंगे वो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब कई बार लोग लॉन्गेस्ट तो याद रखते हैं, लेकिन एक और वर्ड इसके साथ याद रखना होता है, दैट इज कंटिन्यूअस। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन्स। याद रखना बच्चा लोग, कार्बन्स का ही चेन सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट वाला। बीच में अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ और आ जाता है तो वो लॉन्गेस्ट चेन में क्लासीफाई नहीं होगा। अब इस कंपाउंड में जैसे आपको कहा जाए कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अब लॉन्गेस्ट चेन मतलब स्ट्रेट चेन ज़रूरी नहीं होता है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब स्ट्रेट होगा ऐसा नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 कार्बन की चेन बन सकती है, एक तो ये बन सकती है 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट, और दूसरी जो चेन बन सकती है वहाँ पर वो थोड़ी सी अलग होगी। कैसे दिखेगी वो, ये देखो, ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है और कंटिन्यूस भी है, देखो बीच में कोई गैप नहीं है। लॉन्गेस्ट का मतलब स्ट्रेट नहीं होता, मैंने कहा ऐसा जिग जैग भी हो सकती है अलग अलग शेप में, बट कंटिन्यूस होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो अब दोनों में 4 कार्बन है, दोनों लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल सिंप्लीफिकेशन के लिए ये स्ट्रेट वाली चेन को लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो पहला रूल तो क्लियर हो गया कि भाई सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल बोलता है आफ्टर सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करोगे आप, नंबरिंग क्या करेंगे, मतलब कार्बन्स को नंबर देंगे। अब नंबरिंग आप दोनों साइड से कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, आप राइट साइड से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस, आपको कहाँ से करना है। तो सर लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे,
इसके लिए आपको पहले कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आपके चेन में अगर कोई ब्रांच है, ब्रांच यानी साइड चेन, जैसे ये जो है ना, देखो ये ब्रांच है, साइड में निकली हुई चेन है, ये जो साइड चेन होगी आपकी, इसको हम कहते हैं ब्रांच, या तो फिर इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, द वर्ड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कार्बन में एक साइड में निकला हुआ चेन, उसको हम कह देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जैसे यहाँ पर देखो CH3 साइड में है, स्ट्रेट चेन में नहीं है ना, ये आपकी, इसको हम कहते हैं पैरेंट चेन। इसको क्या कहते हैं हम? पैरेंट चेन, या फिर इसको कई बार मेन चेन भी कहा जाता है, मेन चेन बोल दो या पैरेंट, पैरेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, साइड में जो निकला हुआ है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग करते वक्त अगर आपके कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर देने का ट्राई करेंगे। तो लेफ्ट से नंबरिंग करना है कि राइट से नंबरिंग करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, अगर राइट से नंबरिंग करोगे तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो हम राइट से नंबरिंग करेंगे। करेक्ट। अब नाम लिखते वक्त क्या करेंगे? नाम लिखते वक्त सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है हमारा? CH3। अब याद करो, हमने पढ़ा है CH3 क्या होता है? CH3 क्या होता है? मीथेन में से जब हम एक कार्बन को हटा देते, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मीथाइल बन जाता है। तो ये CH3 क्या है? मीथाइल है, तो क्या लिखेंगे? मीथाइल। लेकिन मीथाइल कौन से कार्बन पे? सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा, तो 2, सेकेंड कार्बन पे मीथाइल है, तो 2 हाइफन मीथाइल। हाइफन वर्ड हमेशा नाम और नंबर के बीच में आता है, तो यहाँ नंबर है और यहाँ नाम है, तो नाम और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन डालना पड़ेगा, हाइफन यानी डैश। तो 2 मीथाइल, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो क्या? ब्यूटेन। हाँ जी सर, ब्यूटेन। क्या रूल याद रखेंगे एल्केन का नाम लिखते वक्त? पहली बात, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इसकी कार्बन की कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट होगी। फिर नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, स्मॉलेस्ट नंबर देके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH2, और यहाँ पर भी लगा देते हैं हम एक CH3। ये देखो, ये आपका कंपाउंड है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? रूल क्या बोलता है? नंबर 1 कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 चेन आपको लॉन्गेस्ट दिखाई देंगी, एक तो ये वाली स्ट्रेट वाली, कितने? 6 कार्बन, और दूसरी जो लॉन्गेस्ट चेन दिखेगी आपको वो दिखेगी ये वाली, देखो। दोनों में 6-6 कार्बन है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो लॉन्गेस्ट चेन। मैं स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि स्ट्रेट वाली चेन में ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। अब इसके हिसाब से यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्ट्रेट चेन अगर आपकी पैरेंट चेन बन जाती है तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे, एक देखो इधर, एक देखो इधर। करेक्ट। अब अगर ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इनको नाम कैसे देंगे? नाम सबसे पहले हम जब भी नाम लिखते हैं तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? लेफ्ट साइड से की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? राइट साइड से करेंगे तो, राइट साइड से करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा? 3 and 4। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 3 and 4 मिलेगा, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 and 3 मिलेगा। कौन सा नंबर छोटा है? 2 and 3 छोटा है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद अब नाम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट द नेम? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक नहीं है, 2 है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड और थर्ड कार्बन पे, तो सेकंड कॉमा थर्ड। सिंस दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, दोनों के दोनों क्या है? मीथाइल है, तो साथ में लिख देंगे। कैसे? 2,3। कितने मीथाइल है? 2 मीथाइल है, तो डाई मीथाइल। 2,3 डाई मीथाइल। 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है तो पेंटेन। 2,3 डाई मीथाइल। अब मान लो ऐसे अगर 2 की जगह 3 मीथाइल ग्रुप आ जाते तो 2,3,4 ट्राई मीथाइल, ट्राई आ जाता। तो 3 होते तो ट्राई लिख देते, 4 होते तो टेट्रा लिख देते, 5 होता तो पेंटा लिख देते, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, जैसा जो रहता वो लिख देते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
ये देखो एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया। अब इसमें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पास 2-3 लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखेंगी। जो स्ट्रेट वाली चेन है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। उसमें कितने कार्बन आ जा रहे हैं? 7 कार्बन आ जाते हैं। दूसरी एक और चेन आपको दिखेगी, ये करके देखो, ऐसा करके ये भी लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई देगी। बट इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो 7 ही कार्बन है। ध्यान से देखोगे 7 ही कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट वाली ले लेते हैं। जब आपको दिखे कि टेढ़ा मेढ़ा कार्बन चेन में और सीधा कार्बन चेन दोनों जगह पे सेम आ रहे हैं, तो स्ट्रेट वाले को ले लेने का काम आसान हो जाता है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबरिंग आएगा। और राइट से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबरिंग आएगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहचानते हैं। आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे होंगे आपको, 3। देखो एक तो ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ देखो ये 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप हो जाएगा ना, CH3 CH2 याद करो। CH3 CH2 को क्या बोलते हैं हम? इथाइल बोलते हैं। तो अब मेरे पास 2 मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? दोनों साइड से करके देख लो क्या क्या नंबर आता है। अगर मैं लेफ्ट से नंबर करता हूँ तो देखो 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 3,3 आ जाएगा, और 5वें कार्बन पे एक इथाइल है, 5 आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 3rd कार्बन पे एक इथाइल है तो 3, और 5th कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 5,5। बच्चे लोग नंबरिंग करते वक्त सबसे पहले देखने का कि अगर आपके पास ऐसे 2 नंबरिंग प्रेजेंट है, 2 टाइप के नंबरिंग आपके पास पॉसिबल है, तो दोनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले दोनों का पहला जो नंबर आएगा उसको मैच करो। तो पहला नंबर आपको दिख रहा है कि दोनों का सेम ही आ गया, 3, उसका भी 3 इसका भी 3। अब सेकंड वाले को मैच करो। सेकंड वाला क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा नंबर हो जाएगा। जब आपके पास ऐसे मल्टीपल नंबर्स हों, एक लेफ्ट साइड से किया तो कुछ नंबर आ रहे हैं, राइट साइड से कर रहे हो तो कुछ नंबर आ रहे हैं, तो दोनों का कंपैरिजन कैसे करने का कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करो, छोटा कौन सा है दोनों में से, जो छोटा होगा फर्स्ट वाला वो नंबर दे जाएगा। फर्स्ट सेम आ रहा है तो सेकंड चेक करो, कौन सा छोटा होगा वो छोटा माना जाएगा। सेकंड भी सेम हो जाता तो हम थर्ड वाला चेक कर लेते, बट यहाँ पर थर्ड वाला सेम ही है तो सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। तो इससे समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने में फ़ायदा है, क्योंकि लेफ्ट साइड से नंबरिंग हम करेंगे तो हमको छोटे नंबर मिल रहे हैं। कौन से? 3, 3 और 5। 3 पे कौन है? 3 पे 2 मिथाइल है और 5वें पे क्या है? इथाइल है। अब नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण करते वक्त मैंने कहा सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पर? 2 तो मिथाइल है और 1 इथाइल है। अब मिथाइल का M और इथाइल का E, अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल का E आता है, तो सबसे पहले इथाइल का नाम लिखेंगे। नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, तो ये राइट साइड वाला नंबरिंग को मैं हटा देता हूँ ऐसे। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल है और 5th कार्बन पे इथाइल है। इथाइल का E पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले हम इथाइल लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 5 पे कौन है? इथाइल है। किसी भी नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए E पहले कैपिटल आएगा, इथाइल। अब 3 पे 2 है इथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल है। अब हम मिथाइल और इथाइल को साथ में नहीं लिख सकते ना, ऐसा 3,5 इथाइल मिथाइल नहीं, सेम सब्स्टिट्यूएंट को साथ में लिख सकते हैं। जैसे मिथाइल अगर 2 हैं तो हम डाई मिथाइल लिख देते थे। अब अगर एक तीसरा सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गया तो ट्राई कर देंगे। अगर तीसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल के अलावा कुछ और है, जैसे इथाइल है या प्रोपाइल है, तो उसको हम अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 5 इथाइल अलग लिखा। अब 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 3rd कार्बन पे 2 मिथाइल है तो कैसे लिखेंगे? 3,3। सिर्फ एक 3 नहीं, 2 बार लिखेंगे 3,3। क्या? 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। गैप कहीं नहीं आएगा, पूरे नाम में कहीं पे भी गैप नहीं आएगा, एक ही नाम है ये, पूरा एक शब्द है ये। तो 5 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल। अब ये टोटल 7 कार्बन का स्ट्रेट चेन है ना, पैरेंट चेन आपका 7 कार्बन का, तो उसको बोलते हैं हेप्टेन। उसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। आई होप समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही। जैसे आपके पास कंपाउंड है CH3 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 CH2
CH2 CH2 CH3 CH3। ये देखो आपके पास ऐसा कंपाउंड है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इसमें अब कौन सी हो जाएगी? देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी अब ये वाली, क्योंकि स्ट्रेट चेन में अगर आप देखोगे तो सीधी वाली चेन में सिर्फ 5 कार्बन आ रहे हैं, और ये वाली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 7 कार्बन आ जाते हैं। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई। अब बारी आती है सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो नंबरिंग अगर आप चेक कर लो तो लेफ्ट साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि लेफ्ट से करेंगे तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हो जाएंगे, तो 2, 2, 4 आ जाएगा, फोर्थ कार्बन पे 1 मिथाइल है। राइट से करोगे तो 3 पे पहला, फोर्थ पे आएगा आपका पहला मिथाइल ग्रुप, फोर्थ कार्बन पे पहला, ये फोर्थ कार्बन हो जाएगा ना आपका। राइट से करोगे तो यहाँ से ये फोर्थ कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पर फोर्थ पे आएगा तो फ़ायदा नहीं। तो लेफ्ट से नंबरिंग करने वाले हैं, छोटा नंबर। नाम लिखते वक्त सेकंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही तो है, तो साथ में लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे? 2, 2, 4 क्या? ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। आई होप आप लोगों को एल्केन का नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया सब्स्टिट्यूएंट के साथ में। अगर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो कैसे नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा तो कैसे नाम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के साथ में। तो एल्केन का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो जाता है, मोटा मोटा एल्केन का यहीं पे कर दिया। अब इसके बाद में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अभी फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम फिलहाल यहाँ पर बेसिक्स अपना कवर कर रहे हैं ताकि हम 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम IUPAC पे डिटेल में आगे और पार्ट करेंगे। तो आगे वाले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक सारे IUPAC के नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। एल्केन खत्म हो गया, अब आता है एल्कीन। एल्कीन में क्या पढ़ा था हमने कि कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ये देखो इसमें आपके पास 3 कार्बन है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग लेटर क्या होगा इसका? हमको पता है 3 कार्बन के लिए स्टार्टिंग नेम होता है प्रोप, और डबल बॉन्ड है मतलब ये एल्कीन फैमिली से है, तो लास्ट वर्ड क्या हो जाएगा? फैमिली नेम क्या हो जाएगा? इन। जैसे एल्कीन में एन था, इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे? इन। 3 कार्बन है तो इन लिखेंगे, तो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा। अब मान लो अगर ऐसा कंपाउंड है, ये देखो, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 4 कार्बन है, तो आइडियली इसका नाम कैसे लिखना चाहिए? ऐसे ब्यूटीन लिखना चाहिए, ब्यूट 4 कार्बन इन डबल बॉन्ड। बट ब्यूटीन से हमको समझ में नहीं आएगा कि भाई डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है। ब्यूटीन अगर मैं लिख दूँ तो मुझे समझ में आ रहा है क्या डबल बॉन्ड कहाँ पर है? डबल बॉन्ड यहाँ पर है क्या? यहाँ पर भी तो हो सकता है ना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी तो हो सकता है, लेकिन मेरा डबल बॉन्ड बीच में है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना भाई डबल बॉन्ड कहाँ है, नंबर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहले वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड या तो यहाँ हो सकता था जहाँ पर अभी है, या तो यहाँ हो सकता था जहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। इन दोनों ही केस में नाम क्या आएगा? प्रोपीन ही आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन में ही है। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन में ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन में है, दिख रहा है? या तो ऐसा बोल दो सेकंड और थर्ड कार्बन में। तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन में नहीं, सेकंड और थर्ड कार्बन में, तो मैं कैसे लिखूंगा? तब मैं नाम में ब्यूट और इन के बीच में नंबर डाल दूंगा। कौन सा नंबर? कि भाई डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? तो ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन में ना, हम छोटा वाला नंबर डालते हैं हमेशा, तो ब्यूट 2 इन, ये बन जाएगा इसका नाम। नाम और मतलब फर्स्ट नेम और फैमिली नेम के बीच में नंबर आ जाएगा कि भाई कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है। जैसे कि अगर ऐसा होता हमारे पास कंपाउंड, अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, दिख रहा है? फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे। तो अब यहाँ पर हम नाम क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन। बट IUPAC में 1 को मेंशन नहीं किया जाता यहाँ पर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में 1 को मेंशन नहीं करते।
सब्स्टिट्यूएंट में कर सकते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप में नहीं करते, तो इसीलिए इसको हम ब्यूट 1 इन की जगह पे इसको डायरेक्ट ब्यूटेन लिख देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्यूटेन। अगला सवाल, जैसे मान लो आपका कंपाउंड अगर ऐसा हो जाता है, ये देखो ये देखो, अब इसमें खास बात क्या है, अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें ब्रांचिंग आ गई है। ब्रांचिंग मतलब एक साइड में देखो, इस साइड का चेन आ गया ना, तो हमने रूल क्या पढ़ा था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या पढ़ा था हमने, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल ही है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अभी भी रूल वही रहेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बट एक मॉडिफिकेशन के साथ, एक मॉडिफिकेशन के साथ। क्या मॉडिफिकेशन है सर, देखो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन तो सही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये तो सही है, बट याद रखना बच्चा लोग, आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आने चाहिए। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है वो आपके कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप वाली इस लॉन्गेस्ट चेन में आने चाहिए। तो अगर आपका एक चेन है 7 कार्बन का, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं है, और दूसरा उसी कंपाउंड में एक दूसरा चेन बन रहा है जिसमें 4 ही कार्बन है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आता है, तो आपका 4 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा, 7 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक कंपाउंड ले लो ऐसा, आपको जैसे ये सिलेक्ट, ये मान लो आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसे कर देते हैं, 1 मिनट, जैसे मान लो ये आपका कंपाउंड है, ये देखो ऐसा आपका कंपाउंड है। अब यहाँ पर आपको बोला जाए कि सर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। नॉर्मली लॉन्गेस्ट चेन आपकी क्या बननी चाहिए सर, नॉर्मली तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी बननी चाहिए ये वाली, देखो देखो, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 3 4 5 6 7 कार्बन है, बट क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आ रहे हैं, क्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये लॉन्गेस्ट चेन मानी जाएगी, क्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन में आने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप जितना हो सके आप लॉन्गेस्ट चेन में डालने का ट्राई करेंगे। तो उसके हिसाब से सर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है, देखो या तो ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ऐसी वाली, कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए, या तो आप इसको लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो, देखो इसमें भी कितने कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। अब जब दोनों लॉन्गेस्ट चेन में सेम ही कार्बन है, तो मैंने कहा था जब 2 लॉन्गेस्ट चेन हो, दोनों में सेम कार्बन हो, तो स्ट्रेट चेन वाली को लॉन्गेस्ट चेन लेना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो ये हो जाएगी आपकी पेरेंट चेन। अब ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूएंट। 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल, करेक्ट। तो देखो जैसे ये, इसमें भी अब लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब सवाल आता है सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हमारा सेकेंड रूल क्या था, नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देने का। कब, जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। लेकिन अब क्या याद रखना है बच्चा लोग, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसा कुछ प्रेजेंट है। एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था साइड में, ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है ना उसमें, तो हम सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग देते थे। बट जब आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो नंबरिंग राइट साइड से ही करना पड़ेगा। भले ही CH2 CH3 को यहाँ पर अब ज़्यादा बड़ा नंबर मिल रहा है, लेफ्ट साइड से करते तो CH3 को सेकंड नंबर मिलता, बट अब हम फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नहीं। तो अब नंबरिंग राइट साइड से ही होगी। नाम लिखते वक्त सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, कौन, ये देखो मीथाइल, तो 3rd कार्बन पे मीथाइल है,
और टोटल 4 कार्बन वाला एल्कीन है तो ब्यूटीन। अब ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, मैंने कहा था फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट और सेकंड पे है तो फर्स्ट लिखेंगे, लेकिन 1 नहीं लिखता है तो भी चलता है, तो ब्यूटीन लिख दो या ब्यूट 1 इन लिख दो, एक ही बात है। इसका नाम क्या हो जाएगा ये कंपाउंड का? हमने पेरेंट चेन सिलेक्ट की थी, ये 5 कार्बन वाली, और ये प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगेन राइट साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा। तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और सेकंड कार्बन पे क्या है? प्रोपाइल है, तो सबसे पहले प्रोपाइल, तो 2 कार्बन पे प्रोपाइल। 5 कार्बन वाला डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन लिख दो या तो पेंट इन लिख दो, एक ही बात है। पेंट 1 इन भी चलेगा, पेंट इन भी चलेगा, योर चॉइस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये देखो, इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखे जाएंगे? अगेन सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट चेन, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड वाले कार्बन भी आ रहे हैं। ये जो हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा आपका? सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब आप चाहो तो ऐसा ये इसको भी स्ट्रेट चेन ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, उसको भी ले सकते हो। तब आपका ये वाला कार्बन जो है ना, ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बट अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं, तो ये और ये कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं। नंबरिंग लेफ्ट साइड से की जाएगी, क्यों भाई? राइट साइड से करोगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोटा नंबर मिल जाएगा, तो नंबरिंग ऐसा करेंगे। 5th कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 5,5 5,5 के बीच ऊपर क्या है? डाई मिथाइल है। और 6 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, 5,5 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन। आई होप क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, लेट्स टेक दिस एन एग्जांपल। अब इसमें क्या कहा गया है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त मैंने कहा था कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखो। आप पहले खुद से पॉज करके ट्राई करने का कोशिश करने का ट्राई करो, इसका नाम लिखने का। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये वाली देखो, ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। क्यों ये इसको लॉन्गेस्ट चेन क्यों लेंगे? ये देखो क्यों? क्योंकि अगर सीधा स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन ले लोगे तो उसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स नहीं आएंगे। हमको डबल बॉन्ड वाले कार्बन भी चाहिए फंक्शनल ग्रुप में, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में, तो वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो उस हिसाब से ये और ये, यहाँ CH2 आएगा बाय द वे, ये CH2 आएगा, ठीक है। ये और ये आपका क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये बन गया आपके सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5। क्यों? फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है हमको। अब सेकंड कार्बन पे इथाइल है, 4th कार्बन पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता ना, तो पहले इथाइल लिखेंगे, 2 पे इथाइल, 4th कार्बन पे मिथाइल, 4th पे मिथाइल। M छोटा आएगा बच्चा लोग, याद रखना, पहला लेटर ही कैपिटल होता है बस, बाकी सब स्मॉल। 4th पे मिथाइल। फिर ये कितने कार्बन? 5 कार्बन का है, तो पेंट 1 इन लिख दो या तो पेंटीन लिख दो। 1 मत डालो तो भी चलेगा, योर चॉइस। 1 का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 से आप काम चला सकते हो। आई होप ये डबल बॉन्ड वाले भी नाम समझ में आ गए, एल्केन एल्किन दोनों समझ में आ गए। सेम चीज़ हो जाएगी एल्काइन में भी, एल्काइन में भी सेम चीज़ हो जाएगी। सारे रूल्स सेम रहेंगे, जैसे एल्किन में थे वैसे ही सारे रूल्स एल्काइन में भी सेम रहेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा? इन की जगह पे अब आइन डाल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3, देख लो, इन की जगह पे अब आइन डाल देंगे। अब देखो
यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट चेन आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, सीधी वाली चेन ही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? बच्चा लोग लेफ्ट साइड से तो करो या राइट साइड से करो, फंक्शनल ग्रुप वाले जो आपके कार्बन है ये और ये, इन दोनों को दोनों साइड से सेम ही नंबर मिलने वाला है। मतलब अगर लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है, मतलब 3 पे डबल बॉन्ड मानेंगे। राइट से करोगे तो भी सेम हो जाएगा, 3 4 5 6, 3 और 4 पे डबल बॉन्ड, मतलब 3 पे डबल बॉन्ड माना जाएगा। तो कहीं से भी कर लो नंबर चलेगा क्या? नहीं। जब फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा हो तब नंबरिंग हम करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को देख के, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप को तो सेम ही नंबर मिल रहा है तो उससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं नंबरिंग पे। अब सब्स्टिट्यूएंट पे छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है वो देखो, राइट साइड से मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग होगी राइट साइड से। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले नाम क्या आ जाएगा? 2 पे मिथाइल, और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स 3, इन की जगह पे अब आइन लिख देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है एल्कीन और एल्काइन के नाम में, बस इन की जगह पे आइन आएगा। बाकी सब रूल सेम रहेगा, यही मान लो यहीं पे सब पे डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा के इसी को आप सॉल्व कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा बस। बाकी ऑल द रूल्स आर गोइंग टू बी सेम। गड़बड़ कब आती है? गड़बड़ आती है जब हम एल्केन और एल्काइन दोनों का साथ, एल्कीन और एल्काइन जब साथ में आ जाए। एल्कीन और एल्काइन जब साथ में आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कंपाउंड है, अब इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों साथ में प्रेजेंट है। अब क्या किया जाएगा सर? अब नाम कैसे लिखेंगे? यहां पर तो देखो लॉन्गेस्ट चेन का तो टेंशन नहीं, स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे ऐसा, या नंबरिंग राइट साइड से करेंगे 1 2 ऐसा। देखो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा, और राइट साइड से करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा। किसको छोटा नंबर हमको देना है? तो सर जवाब है किसी को भी दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, छोटा नंबर देना है बस। स्मॉलेस्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को भी छोटा नंबर मिले अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से करूंगा तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा कौन सा? सेकंड वाला, और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलेगा कौन सा? 4th वाला, तो 2 और 4 मिलेगा नंबर। अगर राइट साइड से करूंगा तो नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और डबल बॉन्ड को 3 मिलेगा, तो 1 और 3 मिलेगा। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड में कहाँ से शुरू हो रहा है? थर्ड कार्बन से शुरू हो जा रहा है ना, तो 1 और 3 मिलेगा। छोटा कौन सा है? 1 और 3 छोटा है 2 और 4 से, तो ये लेंगे हम 1 और 3 लेंगे। मतलब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से करेंगे। इससे फर्क पड़ रहा है कि किसको छोटा नंबर मिल रहा है? नहीं, ओवरऑल दोनों को मिला के छोटा नंबर मिलना चाहिए। 2 और 4 से ज़्यादा छोटा क्या है? 1 और 3 छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 1 और 3 से हिसाब से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद बात आ रही है नाम कैसे लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट नाम लिखेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट, स्टार्टिंग नेम क्या है? पेंट। सबसे पहले किसको लिखेंगे? देखो एल्कीन के लिए हम लिखते हैं ENA और एल्काइन के लिए लिखते हैं हम YNA। पहले किसको लिखेंगे? पहले इन लिखेंगे कि पहले आइन लिखेंगे? बच्चा लोग अल्फ़ाबेटिकली पहले E आता है फिर Y आता है, तो पहले एल्कीन का ENA आएगा और फिर एल्काइन का YNA आएगा। तो पहले लिखेंगे हम पेंट, थर्ड कार्बन पे क्या है? इन है, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? आइन है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या समझे? इन और आइन में से पहले किसको लिखना है? अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। देखो एनी तो सेम है दोनों का, पहले लेटर में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो पहले हम इन लिखेंगे फिर हम वाई लिखेंगे, वाई नहीं। तो पेंट 3 इन 1 आइन, ऐसे नाम लिखना चाहिए। अब याद रखो बच्चा लोग, यहाँ पर 2 आपके पास लास्ट में 2 फैमिली के नेम है आपके पास। एक तो इन फैमिली का नाम है और आइन फैमिली का नाम है। इन जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और आइन जो है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल। अब 2 फंक्शनल ग्रुप के जब हम 2 फैमिली के नाम हम लिख रहे हैं, तब उसमें पहली फैमिली का नाम का लास्ट लेटर
और दूसरी फैमिली के नाम का फर्स्ट लेटर। अगर ए, ई, आई, ओ, यू और वाई है, क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू और वाई में से कोई एक है, तो दिख रहा है इसका तो ई है, हाँ जी सर ई है, इसमें वाई है, हाँ जी सर वाई है, तो इसका लास्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर अगर ए, ई, आई, ओ, यू और वाई में से है तो हमेशा पहले वाले नाम का लास्ट का लेटर हटा दो, पहले वाले नाम का लास्ट का लेटर हटा दो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, पेंट 3 इन नहीं, सिर्फ ई एन ही नहीं, ई एन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन, वो ई एन ई में से हमने ई हटा दिया, दैट्स इट। तो एल्केन एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन था, दोनों के नाम में से हमने ऐसा किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके सामने एक कंपाउंड आ गया ऐसा, एक एग्जांपल ये ले लेता है, ये देखो, ये आपका एक कंपाउंड है खतरनाक सा। लॉन्गेस्ट चेन का तो फिक्र नहीं क्योंकि स्ट्रेट चेन आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, टेंशन नहीं। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है इधर, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ है। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे, छोटा नंबर मिलना चाहिए दोनों फंक्शनल ग्रुप को। लेफ्ट साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 2 and 4 नंबर मिलेगा। राइट साइड से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो राइट लेफ्ट साइड से किया तो नंबर मिल रहा है 2 and 4, राइट से किया तो भी नंबर मिल रहा है 2 and 4। फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अब फंक्शनल ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग कैसे ही कर लो, लेफ्ट राइट। तो किसको देखने का, सब्स्टिट्यूएंट को देखने का, कि सब्स्टिट्यूएंट को इस केस में छोटा नंबर कहाँ से मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर लेफ्ट साइड से मिल रहा है, सेकंड कार्बन, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से किसको छोटा नंबर मिल रहा है, ओवरऑल दोनों को मिला के छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर दोनों को दोनों साइड से सेम ही नंबर मिल रहा है तो अब क्या देखने का, अब देखने का सब्स्टिट्यूएंट को। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, सेकंड कार्बन पे कौन आ गया, मीथाइल आ गया। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, पहले ई एन ई डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो सेकंड पे ई एन ई, और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो फोर्थ पे वाई एन ई। अब क्या कहा था मैंने, ई एन ई में लास्ट में ई है और वाई एन ई में फर्स्ट लेटर वाई है। अब जब ये दो लेटर ए, ई, आई, ओ, यू और वाई में से कोई एक होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाले का लास्ट लेटर हटा देते हैं। तो क्या नाम बनेगा, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन 1 हेक्स 2 इन 4 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 2 इन 4 आइन, ये नाम बन जाएगा। बट सर बच्चा लोग कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जिसमें कि ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जिसमें कि अब आपके पास कंडीशन ये है कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, और राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। प्रीवियस केस में भी ऐसा ही था, लेकिन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट था तो हमने डिसाइड कर लिया कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे बिकॉज छोटा नंबर लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट को मिलता। बट अब इस केस में दिक्कत ये है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दोगे कि आप ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर दोगे, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों को इंपॉर्टेंस सेम मिलती है। बट अब जब दोनों को इंपॉर्टेंस सेम है तो आप किसको चूज़ करोगे पहले, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है, राइट से नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम ही नंबर नहीं मिल रहे हैं और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देते हैं। किसको, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। क्यों डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई एन ई पहले आता है और अल्फ़ाबेटिकली वाई एन ई बाद में आता है। मतलब डबल बॉन्ड अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आता है, इसलिए हम पहले डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे। अब नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। जब बात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रही हो तो हमेशा डबल बॉन्ड को छोटा नंबर दो।
वरना अगर दोनों को सेम नंबर नहीं मिल रहा है तो ऐसे नंबरिंग करो कि दोनों को मिला के छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, पहले डबल बॉन्ड, कितवे कार्बन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 EN, याद करो ENE नहीं लिखेंगे, Y हट जाएगा लास्ट, ENE का लास्ट का E हट जाएगा। और थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो थर्ड पे YNE, ये आपका नाम बनेगा, ब्यूट 1 इन 5 थर्ड YNE। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज़ नो क्वेरी। यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में IUPAC में सबसे बेसिक चीज़ खत्म करी, दैट इज़ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हमने हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर समझ लिया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे उसमें हम हैलोजन, अल्कोहल और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स अगर आपके कंपाउंड में आ जाते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो ये पहला लेक्चर था, पहला सेशन था, इसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नॉमेनक्लेचर को समझा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई। उसके अलावा आपको याद होगा कि अनअकैडमी पर अभी फ़िलहाल आप 30 जून तक 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा रेफरल कोड यूज़ किया GJ सर लाइव तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% का। उसके अलावा बच्चे लोग अनअकैडमी पर बग्स एंड बाउंटी का भी ऑफर होता है कि अगर मान लो आप कोई लेक्चर देख रहे हो और लेक्चर देखते वक्त आपको ऐसा लगता है कि टीचर ने जो पढ़ाया है वो गलत है या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ा दी है जो कि मतलब नहीं पढ़ानी चाहिए, कुछ आपको ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अगर आपको दिखता है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आपको कोई वीडियो में दिखता है अनअकैडमी पर, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अनअकैडमी आपको प्राइज़ करेगा, आपको रिवॉर्ड देगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी मिल जाएगा, तो आपको बस अपने टाइम स्टैम्प के साथ में कि इस टाइम पे सर ने कुछ ऐसा बोला या सर की स्लाइड पे कुछ ऐसा था जो कि ऑब्जेक्शनेबल था, सही नहीं था, नहीं होना चाहिए था, वैसा आप कुछ यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी क्लास 11th के अभी कुछ बैचेस चल रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, जैसे कि एस बैच जो कि 29 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, और फुल सिलेबस क्लास 12 स्टैंडर्ड के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 15 जून से। मेरा खुद का एक बैच है जो स्टार्ट हो चुका है क्लास 11th के। क्लास 11th में मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 7th चैप्टर, 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा 14th चैप्टर जो कि अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो अभी फ़िलहाल ऑन गोइंग है। वहाँ पर भी मैं IUPAC नेम्स ये सब सिखाऊंगा, आपको बेसिक सारा सिखाऊंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेक्चर को शेयर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अनअकैडमी ऐप पर मिल जाऊंगा पढ़ाते हुए, तो आप मेरे वहाँ पर भी लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलेंगे अगले ही ऐसे किसी लेक्चर में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी या, बाय बाय, गुड नाइट।